Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are alright and today we are going to start up with the animal husbandry. आज हम करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक. ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम प्लांट्स की क्रॉप यील्ड को, हम सभी चीज़ों को किस तरीके से यील्ड एनहेंस कर सकते हैं, कैसे उनकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि हम एनिमल से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क, एग्स और कुछ लोग चिकन भी लेते हैं. सो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ते हैं अंडर एनिमल हस्बेंड्री. किस तरीके से हम एनिमल्स यानी कि लाइव स्टॉक का जो भी हम करते हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं, उनकी लाइफ वगैरह, कल्चर, उनका रियरिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक. ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है दैट इट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक क्या हुआ, देखो, लाइव का मतलब लिविंग और यहाँ पर एनिमल्स तो लिविंग होते ही हैं. सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी साइंटिफिकली हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनकी हेल्थ के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं, उनके शेल्टर के बारे में, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, यानी कि वो क्या खाना खाते हैं, उन सारी चीज़ों पे जब हम ध्यान देते हैं दैट इज़ नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल. ठीक है, वही फीडिंग यानी कि जो खाने में वो खाते हैं, ब्रीडिंग यानी कि उनका ब्रीडिंग सीजन, या फिर अगर हम बात करें काउस की, सो लैक्टेशन, वो सभी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी. और डिज़ीज़ कंट्रोल. डिज़ीज़ कंट्रोल मतलब कि जैसे ह्यूमंस में हमने देखे हैं बहुत सारे टाइप के डिसीज़ेज़ होते हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारे टाइप के डिसीज़ेज़ होते हैं, और एनिमल्स में भी डिसीज़ेज़ होते हैं. ऐसा नहीं है कि डिसीज़ेज़ सिर्फ ह्यूमंस को ही होते हैं. ठीक है, सो डिज़ीज़ कंट्रोल करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ऑलराइट, एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गॉट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग. ओके, सो एनिमल बेस्ड जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हम एनिमल्स का जो हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ हम किस किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं. वो चीज़ें आ सकती हैं कैटल यानी कि नॉर्मल जैसे काउ, बफेलो, ये सब आ जाएंगे कैटल में. गॉट है, शीप है, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, वो सभी पोल्ट्री में आ जाएंगे. और फिश फार्मिंग यानी कि जो फिश को पालते हैं, मछली, ये सभी फिश फार्मिंग में आ जाएंगे. बी कीपिंग भी होता है. ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. As the population increases and as living standards increase, the demand for milk, eggs and meat is also going up. अब देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमने ना ये प्लांट्स के साथ भी रिलेट करके बहुत ज़्यादा पढ़ा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. ठीक है, सो ऐसा ही यहाँ पर भी है, इनको भी तो हम ऐसा फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं ना, प्लांट्स के एनिमल्स के प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, एग है. सो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा मेंबर्स हैं वहाँ पर. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने का मतलब कि ज़्यादा मेंबर्स हैं, ज़्यादा लोग हैं, और ज़्यादा लोग हैं यानी कि खाने वाले ज़्यादा हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए जो डिमांड है मिल्क की, एग्स की, मीट की, ये सभी भी बढ़ती जा रही हैं. ऑलराइट, also the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming. Thus livestock production also needs to be improved. ठीक है, सो उससे क्या हो रहा है कि आजकल लिविंग कंडीशंस, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहे हैं. सब अपने आसपास क्लीनलीनेस चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो खाना है वो हमेशा साफ़ हो, प्योर हो, है ना. ये तो नहीं चाहते कि ख़राब खाना है. सो उस वजह से क्या है, जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो रही है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है. ऑलराइट, ओके,
नाउ कमिंग ऑन टू कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या होता है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैटल क्या होता है वो हमने देख लिया कि जैसे नॉर्मल जैसे कि काउ है, बफेलो है, ये सारी चीज़ें हम कैटल में यानी कि सभी एनिमल्स इनको हम कैटल में कंसिडर करते हैं। सो कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर 2 पर्पसेस। अब ये पर्पस याद रखने हैं। मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिलिंग, इरीगेशन एंड कार्टिंग। Indian cattle belongs to 2 different species, Bos indicus cows and Bos bubalis buffaloes। अब ये कैटल स्पीशीज़ हैं। जैसे बताया मैंने कि काउज और बफेलो इनको हम इंक्लूड करते हैं कैटल में, ठीक है। सो जो इंडियन स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। काउ के लिए जो स्पीशी दे रखी है वो है बॉस इंडिकस और बॉस ब्यूबेलिस, ये याद रखना है, ठीक है। ये बफेलोज के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने कहा कि कैटल्स हैं वो किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। सो कैटल्स का यूज़ हम कर सकते हैं बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत नॉर्मल है मिल्क के लिए, और दूसरा ड्रॉट लेबर, यानी कि हमने देखा है कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जैसे बैल का इस्तेमाल होता है ना, उसके पीछे हम लगा देते हैं कार्ट काइंड का और फिर वो पूरे फील्ड में यूज़ करते हैं हम एज ए एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है। सो यहाँ पर 2 चीज़ें मेनली हम यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स। अब यहाँ ये याद रखना क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, कैटल है या फिर जिसके लिए टर्म्स नहीं है इसीलिए। सो मिल्च एनिमल्स क्या होता है वो है डेयरी एनिमल्स, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनको सिंपली मिल्क है ना, सो उससे याद रखना मिल्च, ठीक है। सिर्फ इतना है डिफरेंस। वाइल द वंस यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। फार्म लेबर जैसे ऊपर लिखा था ना ड्रॉट लेबर एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, सो सिंपली उसी में ड्रॉट के साथ एनिमल लगा दिया, ठीक है। सो जो 2 कैटेगरी बताई, एक हम मिल्क के लिए यूज़ करते हैं और एक हम एग्रीकल्चरल लेबर के तरह यूज़ करते हैं। जो मिल्क वाले हैं उनका नाम है मिल्च एनिमल्स और जो ड्रॉट वाले लेबर्स हैं यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर है उनका नाम है ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। ये हमने खुद क्लासिफिकेशन करी है, ऑलराइट। Milk production depends to some extent on the duration of the lactation period, meaning the period of milk production after loose hair. They should be sheltered under well ventilated roofed sheds that protect them from rain, heat and cold. ऑल राइट। सो यहाँ पर अब बेसिकली हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन यानी कि मिल्च एनिमल्स की बात करेंगे। अभी तक हमने कैटेगरी देख ली, कैटल फार्मिंग में 2 कैटेगरी बनी, एक मिल्च एनिमल्स की और एक ड्रॉट एनिमल्स की। अब हम बात कर रहे हैं मिल्च एनिमल्स की, ठीक है। मिल्च एनिमल्स में यस यहाँ से है वहाँ से नहीं है, यहाँ से रीडिंग करनी है हमें। देखो मिल्च एनिमल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नाम में ही हमने मिल्क के ऊपर नाम है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ हम मेनली ध्यान देते हैं मिल्क प्रोडक्शन पे, ठीक है। सो यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन मीन्स वही मिल्किंग, ठीक है। सो जो लैक्टेशन पीरियड की ड्यूरेशन है वही बेसिकली मिल्च एनिमल्स के लिए हमारी यूजफुल होती है। अब क्या होता है ये पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ, यानी कि जैसे काफ की बर्थ होगा जब, उसके बाद जब मिल्क प्रोडक्शन होती है ना, कोई भी फीमेल काउ या फिर कैटल हम कह सकते हैं। सो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन होती है सो आप क्या करो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दी लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। सो लैक्टेशन पीरियड को आप इंक्रीज़ करोगे सो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड हम उस टाइम को कह रहे हैं जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होती है। और वो कब होगी? जब किसी काफ यानी कि जो हम कहते हैं ना कि गाय के बच्चे जैसे बछड़े, उनको काफ कहते हैं, ठीक है। नाउ एक्जॉटिक, सबसे पहले इंडियन स्पीशीज़ का नाम याद हो गया, जो भी नाम था इंडियन काउ स्पीशीज़ का और बफेलो का, दोनों याद होने चाहिए। बॉस ब्यूबेलिस बफेलो के लिए और बॉस इंडिकस काउ के लिए, ठीक है। अब ये इंडियन स्पीशीज़ का नाम याद रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड आया ना एक्जॉटिक,
एग्जॉटिक और एक होता है इंडियन के लिए। एग्जॉटिक मीन्स फॉरेन, जो इंडिया की नहीं है, ठीक है। सो एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स, अब ये वाले नाम भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स फॉर एग्जांपल जर्सी, ब्राउन स्विस आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स, while local breeds for example red sindhi, साहिवाल show excellent resistance to diseases। अब ऐसा ही कुछ याद आ रहा है, हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था। प्लांट्स में हमने देखा था कि एक प्लांट ऐसा है जिसकी हील्ड ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और एक प्लांट ऐसा था जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन को, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो उसको रेजिस्ट कर सके, जैसे ड्रॉट है। सो हमने क्या कराया था, उनके बीच में क्रॉस कराया था, सो दैट जो नई ऑफस्प्रिंग हो, जो नई जनरेशन हो, वहाँ पर दोनों ही अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो फॉरेन ब्रीड और लोकल ब्रीड के साथ रिलेट करके बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना, फॉरेन को एग्जॉटिक बोलते हैं, ठीक है। अब जो एग्जॉटिक ब्रीड है ना, उनका नाम भी ध्यान रखना है, दैट इज जर्सी और ब्राउन स्विस। ये अच्छे हैं, हम इनको सिलेक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, यानी कि ज़्यादा टाइम तक हमें मिल्क मिल सकता है इन वाली कैटल से। और लोकल ब्रीड क्या है, जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, नाम भी सुना होगा, है ना। इनका क्या प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही अच्छे डिजीज़ रेसिस्टेंट है, इनके अंदर प्रॉपर्टी। डिजीज़ रेसिस्टेंट मतलब डिजीज़ से बचने की कैपेबिलिटी, ठीक है। The two can be crossbred to get animals with both the desired qualities। ऐसा ही प्लांट्स के केस में क्या था, दोनों को क्रॉस करा दिया और फिर हमें जो है डिजायर्ड क्वालिटीज मिल गई थी। ऑल राइट, अब यहाँ से है ना, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज फॉर काउज एंड बफेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग, फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। अब ये देखो, एक हमने देख लिया कि किस तरीके से हम क्रॉस करा के अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, डिजीज रेसिस्टेंस भी हो जाएगा और लैक्टेशन पीरियड भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है जो कि ध्यान रखना है, दैट इज क्लीनिंग। हमें भी आसपास अपने, ऐसा नहीं है कि हमें गंदगी चाहिए, हमें बहुत सफाई चाहिए अपने आसपास। हम वैसे ही इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं जहाँ सफाई हो, ठीक है। इसीलिए एनिमल्स भी हमारे जैसे हैं, उनको भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। शेल्टर यानी कि जो रहने की जगह होती है उसको शेल्टर बोलते हैं। सो शेल्टर फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। अब क्योंकि हम कैटल्स की बात कर रहे हैं, सो काउज और बफेलोज are required for human farming, for the health of the animals and for production of clean milk as well। सिंपल है, जो भी प्रोडक्ट हमें उन एनिमल से मिल रहे हैं वो भी हमें स्वच्छ और साफ ही मिलेंगे अगर एनवायरमेंट अच्छा होगा तो। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट। अब आपने देखा होगा गांव में जिनके घरों में गाय या भैंस होती है, वो क्या करते हैं, गाय या भैंस को नहलाते रहते हैं ना। सो यानी कि उनको क्या चाहिए, ये इंडिजिनियस मिल्क ब्रीड है, ठीक है, कैटल्स की, इनका ध्यान रखना। यानी कि उनको क्या चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग तो चाहिए और साथ साथ वो क्या है, उनके ऊपर जो डर्ट लग जाता है उनको भी साफ करते रहना चाहिए। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूम्ड शेड्स that protect them from rain, heat and cold। ठीक है, अब ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है। शेल्टर कैसा होना चाहिए, उनके रहने की फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि एयर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। और ये भी सिंपल है कि बारिश हो, ज़्यादा धूप हो, ठंड हो, उनसे भी बचाव उनका रहना चाहिए। ये है उनके शेल्टर की प्रॉपर्टीज़। सो ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है, कि शेल्टर वाली प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। The floor of the kettle shed needs to be sloping so as to stay dry and to facilitate cleaning। अब फ्लोर से मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि आसपास भी सफाई रहनी चाहिए। सो हम पानी का यूज़ करेंगे सफाई करने में, या फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एनिमल्स को नहलाया जाता है ना, नहलाया जाता है। सो वाटर की हेल्प से नहलाया जाएगा, यानी कि वहाँ की जो फ्लोर होना चाहिए वहाँ का, वो स्लोपिंग इस तरीके का होना चाहिए, सो दैट जो भी वाटर आए वो साथ साथ साफ हो जाए, नीचे निकल जाए, ठीक है। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ।
एंड सेकेंड मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड की, ठीक है। हमने देख लिया शेल्टर किस तरीके का होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं फूड की। सो जो फूड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो डेयरी हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं अभी, सो उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे जो फूड है वो एनिमल्स को एक अच्छी, एक हेल्दी लाइफ लिव, यानी कि जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ऐसा फूड होना चाहिए जो सपोर्ट करे, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए फूड में, प्रॉपर विटामिन जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हम जब उनका लैक्टेशन पीरियड होगा वहाँ पर फूड का फिर से ज़्यादा ध्यान रखते हैं उस टाइम पे, सो दैट प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन हो, अच्छा मिल्क हो, ठीक है। सो ये होती है टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी लैक्टेशन पीरियड। समझ आया? अब ये दोनों टाइप की फूड रिक्वायरमेंट समझ आ गई, ठीक है। एनिमल फीड इंक्लूड्स, अब क्या क्या हम एनिमल्स के फूड में इंक्लूड करते हैं, दैट इज रफेज which is largely fiber and concentrates which are low in fiber। पहला क्या है रफेज और दूसरा क्या है कॉन्सेंट्रेट्स। रफेज में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर होते हैं, ठीक है। अब देखा होगा हमने जैसे ऑरेंजेस होते हैं उसमें फाइबर होते हैं, तो उसमें रफेज होता है, यानी कि मेनली जो फाइब्रस जो पार्ट होगा वो रफेज होगा। और कॉन्सेंट्रेट्स they are low in fiber and contain relatively high levels of protein and other nutrients। यानी कि सिर्फ प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी रफेज के थ्रू, और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है जैसे कि प्रोटीन्स की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वो कवर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स। सो ये हम इंक्लूड करते हैं इन एनिमल फीड। समझ आया? ओके। कैटल नीड बैलेंस्ड rations containing all nutrients in proportionate amounts। Besides such nutritious food material, certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of dairy animals। जैसे हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के साथ रिलेट करते रहो, साथ साथ फिर याद रहेगा दोनों का ही, ठीक है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल से उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, वाटर है या फिर ऑक्सीजन जो भी उनको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी चीज़ें उन्हें सॉइल से, एटमॉस्फेयर से मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी हम कई बार एडिशनल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं सो दैट उनकी क्वालिटी या फिर उनकी यील्ड अच्छी हो, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है कैटल्स के लिए भी एडिशनल न्यूट्रिटिव मटेरियल का हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। Certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of dairy milk। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो कि हमारी बॉडी, अब यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कैटल की, सो जो कैटल की बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड नहीं है वो वाले न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाएगी सो डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। ऑलराइट, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम कुछ एडिशनल दे देते हैं सो दैट उनकी जो मिल्क आउटपुट है डेयरी एनिमल्स का या फिर उनकी हेल्थ है वो अच्छी रहे, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे डिजीजेस की, ठीक है। अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, सब क्लियर है? अभी तक हमने देखा फूड का और शेल्टर का, अब हम बात करेंगे डिजीजेस की। Cattle suffer from a number of diseases. The diseases, besides causing death, reduce milk production। अब देखो डिसीज में जो वर्ड है ना, देखो डिसईज, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक वर्ड है डिस और एक है ईज। ईज क्या होता है? कोई भी हम इजीली कर लेते हैं काम, शांत मतलब आराम से, इजीली से रिलेट कर सकते हैं, जो आराम से हम कर लें कोई भी काम। और डिस कहीं पे भी वर्ड आ गया यानी कि नेगेटिव वर्ड है ना, यानी कि डिजीज़ में क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो हम अपने लिविंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हम इजीली कर पा रहे हैं, डिजीज़ के केस में यहाँ हम कैटल्स की बात करें सो वो इजीली नहीं होती। और हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या क्या फंक्शन देखे हमने कैटल्स के,
कि वो जो है मिल्क प्रोडक्शन करते हैं डेयरी एनिमल्स, सो उनका डिजीजेस की वजह से उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकती है। और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सो सिंपल सी बात है, खाना तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि फूड तो वो ले रहे हैं, लेकिन हमें जो आउटपुट है, आउटपुट हमें कम मिल रहा है। लेकिन हमें पता है कि जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें ज़्यादा खाने पीने का सामान चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ना, हमें इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ डिजीजेस तो ऐसे भी होते हैं जो कि डेथ कॉज करते हैं, यानी कि इतने फैटल डिजीजेस होते हैं, ठीक है। A healthy animal feeds regularly and has a normal posture. The parasites of cattle may be both external parasites and internal parasites. ठीक है, पहले मुझे बताओ एक्सटर्नल पैरासाइट इन केस ऑफ ह्यूमंस और इंटरनल पता है? ह्यूमंस के केस में एक्सटर्नल पैरासाइट नहीं पता, इंटरनल पता है? देखो, ह्यूमंस के केस में एक्सटर्नल पैरासाइट होती है जैसे लाइसेस, बालों में जू जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट सक करते हैं ना, सो दे आर एक्सटर्नल पैरासाइट। एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर की तरफ है, और इंटरनल पैरासाइट यानी कि जो बॉडी के अंदर है, वो क्या हो जाएगा, टेपवर्म। सुना होगा टेपवर्म वाला डिजीज, सो वो होते हैं इंटरनल पैरासाइट। अब ऐसा ही अगेन ह्यूमंस में नहीं, कैटल्स में भी ऐसे डिजीजेस होते हैं, वहाँ पर भी दोनों एक्सटर्नल टाइप के और इंटरनल टाइप के पैरासाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि कोई भी हेल्दी एनिमल होगा सो वो अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर हम हेल्दी हैं सो हम नॉर्मल जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, जितनी भी अमाउंट ऑफ फूड, हम उतनी अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करेंगे, हम अपने नॉर्मल पोस्चर में रहेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं है, अपने आप से रिलेट कर लो, प्लांट से कर लो। अब वही हेल्दी एनिमल्स के लिए है, अगर वो हेल्दी हैं सो वो नॉर्मल पोस्चर में रहेंगे और जो उनकी डाइटिंग है, फीडिंग है, वो रेगुलर रहेगी, ठीक है। The external parasites live on the skin and mainly causes skin diseases. अब बताओ एक्सटर्नली क्या चीज़ होती है, पूरी बॉडी में एक्सटर्नली क्या है, स्किन है। सो कहाँ रह सकते हैं वो, कहीं पे भी हो, स्किन पे तो होंगे ना। यानी कि जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो स्किन पे प्रेजेंट होंगे, और स्किन पे प्रेजेंट है पैरासाइट है, यानी कि वो स्किन डिजीजेस कॉज करेंगे, ठीक है। इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स देखे थे हमने ह्यूमंस के केस में भी। सो जो वर्म्स है वो स्टमक अफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन, वाइल फ्लूक्स डैमेज दी लिवर। अब ये वर्म्स और फ्लूक क्या है पता है, मतलब ये एक कैटेगरी है एनिमल्स की। कुछ वर्म होते हैं, कीड़े, इंसेक्ट्स, वही छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये इस तरीके के जो है डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। सो याद रखना है, वर्म्स क्या करेंगे, वर्म्स स्टमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि डैमेज करते हैं, और फ्लूक्स क्या है, लिवर को डैमेज करते हैं। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब ये तो आई होप याद करने की ज़रूरत नहीं है कि बैक्टीरिया और वायरसेस भी डिजीज कॉज करते हैं, है ना। Vaccinations are given to farm animals against many major viral and bacterial diseases. Same जैसे humans में होता है वैक्सीनेशन, वैसे ही कैटल्स में भी होता है। ओके, देन पोल्ट्री फार्मिंग। कैटल फार्मिंग पूरा क्लियर हो गया। अब पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers of eggs and broilers for meat. अब ये ना जो है बात, ये लेयर्स और ब्रॉयलर्स, ये हम देखेंगे अभी ये किस कैटेगरी के एनिमल्स को हमने कहा है, ठीक है। सो यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, जो हम एग प्रोडक्शन करते हैं, चिकन्स होते हैं, मीट होते हैं, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम इस चैप्टर में हर एक चीज़ की प्रोडक्शन, जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं उनके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। सो पोल्ट्री के अंडर आ जाएंगे आपके एग प्रोडक्शन, चिकन और मीट, ठीक है। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन breeds for variety improvement are focused on to develop new varieties for the following desirable trait. अब अभी हमने देखे थे इंडियन और जो एग्जॉटिक ब्रीड्स थी कैटल्स की, ठीक है। अब यहाँ जो है आपको इनके भी याद रखनी होगी, इंडियन और एग्जॉटिक ब्रीड जो होंगी। इंडिजीनियस फॉर एग्जांपल एसील, और एग्जॉटिक का एग्जांपल है लेग हॉर्न, ठीक है। ये क्या है, लेग हॉर्न एक टाइप ऑफ हेन है, ठीक है, एक
तरह की हैन है लेगॉर्न, सो इसका नाम याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो ब्रीडिंग होगी बिटवीन टू स्पीशीज़, जो एक्जॉटिक स्पीशी होगी या फिर जो इंडियन स्पीशी होगी, यहाँ पर भी वही बात है कि हमें कुछ ना कुछ क्वालिटी प्रोडक्शन लानी है, इंक्रीज़ करनी है। सो यहाँ पर जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं वो क्या क्या है, देखो, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, वही नंबर बढ़ाओ और क्वालिटी बढ़ाओ। सेकंड क्या है, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, समर adaptation capacity, tolerance to high temperature, low maintenance requirements, and last is reduction in the size of egg laying bird with ability to utilize more fibrous cheaper dyes formulated using agricultural byproducts। यानी कि पहले इन पॉइंट्स को देखो। अब ये क्या है, ये समर अडेप्टेशन या फिर जो भी है, यानी कि टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ये कहीं ना कहीं उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ओके। एंड दिस इज लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। यानी कि जैसे हमने कैटल्स के केस में देखा था कि हमें शेल्टर वगैरह लगाना होता है, ठीक है, लेकिन ये तो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, सो इनमें जो है ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम बात करेंगे ब्रॉयलर्स की, और नेक्स्ट इज एग लेइंग एनिमल, जो बर्ड होता है एग लेइंग बर्ड, ठीक है। सो ये क्या है, दो कैटेगरीज हैं, एक होती है ब्रॉयलर और एक होती है एग लेइंग। जैसे हमने कैटल्स के केस में पढ़ा था, मिल्च वाले एनिमल्स और एक होते हैं ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। सो जो ब्रॉयलर हैं वो ड्वार्फ यानी कि छोटी हाइट के होंगे, पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, राइट। और जो हमारे एग लेइंग बर्ड है उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइब्रस मटेरियल है उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, और अपने बाय प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे दे सकें। सिंपल नाम से पता लग रहा है एग लेइंग, यानी कि जो एग की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है। सो आई होप आप सभी को पता है कि एग प्रोडक्शन के लिए जो एनिमल्स का नाम होता है वो लेयर्स, यानी कि लेयर्स हमने कैटेगरी बना रखी है कि ये वाले एनिमल्स एग प्रोडक्शन के लिए, और ब्रॉयलर हैं यानी कि मीट, या फिर आप मीट लिख सकते हो, मीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो अलग कैटेगरी क्यों बनाई, क्योंकि इनको अलग अलग काइंड ऑफ कंडीशन चाहिए जहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं, इनको हो सकता है कि विटामिन किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। अब इनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हम कहते हैं ना कि चिकन में, मीट में ज़्यादा प्रोटीन होता है, पढ़ते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि हम इनको जो है ज़्यादा प्रोटीन इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वहीं पर एग लेयर्स को कम होती है। इसी तरीके से अलग अलग इनको कुछ ना कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी। ऑलराइट, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। अब इनके प्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्रॉयलर chickens are fed with vitamin rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality. अब ये देखो मोर्टैलिटी क्या होता है। अब जैसे एक होता है इन्फेंट रेट और मोर्टैलिटी रेट, आपने सुना होगा। मोर्टैलिटी मतलब कि डेथ, ठीक है। सो इनकी हम केयर, ऑफ कोर्स वो तो सभी की रखते हैं, केयर रखी जाती है इनकी, सो दैट ये मोर्टैलिटी ना हो, यानी कि डेथ ना हो इनकी। ब्रॉयलर चिकन्स को जो है विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है जिसमें विटामिन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब वो क्यों, वो भी पता होना चाहिए, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, ग्रोथ रेट इनका अच्छा हो, जल्दी से ग्रो कर जाए, एंड बेटर फीड एफिशिएंसी, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इनको विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड देते हैं, ठीक है, ये पता होने चाहिए। दे आर प्रोड्यूस्ड एज बॉयलर्स एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस। ये तो हमने देख लिया कि ब्रॉयलर्स का क्या पर्पस है, मीट पर्पस है, मीट बनाने के लिए, ठीक है। और इनकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए ये सारी। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई पोल्ट्री बर्ड्स की। Good management practices are important. These include maintenance of temperature and hygienic conditions in housing and poultry feed, as well as prevention and control of disease and pest. अब यहाँ पर देखो, अभी तक शायद ही कुछ इम्पोर्टेंट मतलब आपको याद करने के लिए होगा। क्या लिखा है यहाँ पर कि अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सिंपल है, वो तो होनी ही चाहिए हर एक के लिए,
ठीक है। इनके टेम्परेचर की मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो भी हमें पता है, अकॉर्डिंग टू इनके लिविंग कंडीशन। हाइजीनिक कंडीशन यानी कि क्लीनलीनेस, साफ सफाई होनी चाहिए, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट है कि इनकी फीडिंग, हाउसिंग, शेल्टर ये अच्छा होना चाहिए, ये भी हमें पता है। एज वेल एज डिजीज़ और पेस्ट से कंट्रोल होना चाहिए। ये 5 पॉइंट वो है जो आपको ऑलरेडी पता है और वही आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक है। ऑलराइट, द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers। इसीलिए हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, क्योंकि इनकी जो हाउसिंग है यानी कि जो इनको शेल्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का शेल्टर चाहिए, किस टाइप की फीडिंग रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशंस की, वो सभी डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू ब्रॉयलर्स। ओके, अब ब्रॉयलर्स की बात कर लेते हैं। डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट, यानी कि इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कि इनको ब्रॉयलर्स को, यानी कि जिनकी हेल्प हम लेते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है कि डिफरेंशिएट टेबल की तरह आ जाए ब्रॉयलर्स और एग लेयर्स में, ठीक है। सो क्या है ये पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो डाइट है दैट शुड बी प्रोटीन रिच एंड वहाँ पर जो फैट्स हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए, ठीक है, यानी कि नॉर्मल, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज कि कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है ब्रॉयलर्स के लिए, तो दैट इज विटामिन ए एंड विटामिन के, ठीक है। इनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं इनकी पोल्ट्री फीड्स में, समझ आया? ओके। Poultry fall suffer from a number of diseases caused by viruses, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiency। मैंने बताया था ना कि जो न्यूट्रिशन हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट हो, विटामिन्स हो जो कि आपकी डाइट में हो, कम हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है ह्यूमंस के केस में, इसी तरीके से कैटल्स में भी कुछ ना कुछ अगर न्यूट्रिशन की कमी रह गई सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। These necessitate proper cleaning, sanitization and spraying of disinfectants and at regular intervals, ठीक है। यानी कि यहाँ दे रखे हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है डिजीज़ हो सकते हैं पोल्ट्री वाले एनिमल्स में, ठीक है। सो ये क्या क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है कि उन ऑर्गेनिजम्स को ये डिसीजेस ना हो। सो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और सिंपल भी हैं कि साफ़ सफाई रखो, हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, सैनिटेशन और जो है डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल्स पे स्प्रे होने चाहिए और वैक्सीनेशन कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। Alright, so appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry during an outbreak of diseases। जैसे हमने देखा था ना कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन कराई थी, सो दैट हमें किसी भी हर एक इंडिविजुअल ने वैक्सीनेशन कराई थी सो दैट जो है डेड वायरस बॉडी में चला जाए, जिससे कुछ ना कुछ हमें जो है अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप की कंडीशन हो सकती है, हमारी बॉडी क्या करे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन कर ले। ऐसा ही जो है एनिमल्स के केस में भी होता है। वैक्सीनेशन क्या करता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ की अकरेंस, यानी कि वो कितनी बार हो रहा है या फिर वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है, उसको काफ़ी हद तक बचा सकती है, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के दौरान। नाउ फिश प्रोडक्शन, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो एनिमल्स वगैरह जो भी हमें चाहिए उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब फिश भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि फ़िश को एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, फिश क्या है? एक चीप सोर्स है ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। फिश क्या है? एक चीप यानी कि एक सस्ता सोर्स है ऐसा जो हम कम पैसों में क्या कर सकते हैं, एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलस्क, ठीक है। सो मॉलस्क
और प्रॉन्स। मॉलस्क का क्या है, मॉलस्क का एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें स्नेल्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। और प्रॉन्स क्या है, प्रॉन्स होती है अगेन ये भी एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स की ही फर्दर आर्थ्रोपोडा, आप देखोगे बाद में, आर्थ्रोपोडा की ही एक फर्दर कैटेगरी होती है, ठीक है। ओके, सो फिश प्रोडक्शन में क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट क्या है, शेलफिश, जैसे कि प्रॉन्स एंड मॉलस्क। देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। अब 2 तरीके क्या हैं जिससे फिश ऑब्टेन हो सकती है। फर्स्ट इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी। यानी कि यहाँ पर क्या है, मेनली 2 तरीके हैं। फर्स्ट क्या है, आप नेचुरल रिसोर्सेज से फिश ले रहे हो यानी कि ऑब्टेन कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज कैप्चर फिशिंग, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो है फिश की फार्मिंग। फिश फार्मिंग, अब उस तरीके से अगर हम फिश ऑब्टेन कर रहे हैं, सो द मेथड इज नोन एज कल्चर फिशरी। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। अब देखो, हर एक फ़िश जो है, ऐसा नहीं है कि हमने जो है लेक में, पॉन्ड में फ़िश देखी है यानी कि फ़िश को फ्रेश वाटर ही चाहिए। आपने देखा होगा समुद्रों में भी बहुत बड़ी बड़ी फिशेस भी होती हैं, छोटी छोटी भी होती हैं, यानी कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, फ़िश के रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर ही नहीं, सी वाटर भी है, ठीक है। सो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फिश, अलग अलग फ़िश की अलग अलग रिक्वायरमेंट होंगी। सच एज इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स फिशिंग, देखो ये क्या है, ये फ्रेश वाटर के लिए है, रिवर्स और पॉन्ड्स है फ्रेश वाटर के लिए। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर। कैप्चर फिशिंग देखा हमने और एक देखा हमने कल्चर फिशरी, यानी कि दोनों ही तरीके से हम फिश ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिश इन मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मरीन यानी कि सी वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर, ठीक है, मरीन यानी कि सी वाटर, और फ्रेश वाटर यानी कि जो हमारा रिवर्स का, पॉन्ड्स का जो वाटर होता है, दैट इज़ फ्रेश वाटर, ठीक है। सो हम दोनों ही तरीके से फिश ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दीज सिस्टम्स, इकोसिस्टम्स। अब फर्स्ट हम बात करेंगे मरीन फिशरीज की। इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। अब ये याद रखना है, ठीक है, जो इंडिया का मरीन फिशरी रिसोर्स है वो कितने कोस्ट लाइन, मतलब कितना डिस्टेंस है जो कि इंक्लूडेड है। पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड्स, अब अगेन ये भी नाम याद रखने हैं, जो कि मरीन फिश के वेराइटीज़ है। सी वाटर यानी कि मतलब जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर हैं दोनों डिफरेंट हैं। सो मरीन फिशेज में कौन कौन सी वेराइटीज़ आएंगी? फर्स्ट वन इज पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक, ठीक है। मरीन फिश आर caught using many kinds of fishing nets from fishing boats. Yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo sounds. ठीक है, schools of fish पता होगा, fishes के ग्रुप को schools of fishes कहा जाता है। यानी कि मेथड बता रखा है किस तरीके से आप फिश को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखने हैं, ये जितनी भी वेराइटीज़ आपको पता लग गई मरीन फिशेस की, ठीक है। अब मरीन फिशेस को हम लेंगे कैसे, मतलब हाउ दे कैन बी कॉट, ठीक है। सो मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स। फिशिंग नेट्स, अब आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर वीडियोस में फिशिंग नेट डाल दिए जाते हैं रिवर में, पॉन्ड में, उससे फिश वगैरह उसमें स्टक होके आ जाती हैं। यील्ड्स आर इंक्रीज, अब यील्ड्स क्या है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन कितने नंबर में है, वो क्वांटिटी, उसको इंक्रीज करा जा सकता है बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन दी ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स। यानी कि बहुत बड़े ग्रुप जो है, फिश का बड़ा सा ग्रुप है, उसको आप क्या कर दो, ओपन सी में रख दो यूजिंग इको साउंड सिस्टम, ठीक है। अब कुछ मरीन फिशेज ऐसी होती हैं जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि कहीं ना कहीं हम पैसों से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ फिशेज की ज़्यादा हाई इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं और ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। दिस इंक्लूड्स फिन्ड फिशेज लाइक मिलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स।
shellfish such as prawns, mussels and oysters as well as seaweed. Oysters are also cultivated for the pearl they make. ठीक है, अब आपने सुना होगा ऑयस्टर में क्या होते हैं, पर्ल्स होते हैं, यानी कि मोती प्रेजेंट होते हैं. अब ये फ्रेश वाटर और ये तो प्रॉन्स हैं. यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ कहा गया है कि कुछ मरीन फिशेस की बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि उनका मार्केट प्राइस अच्छा होता है और उनको हम सी वाटर में भी कई बार फार्म कर लेते हैं. यानी कि उनको बेसिकली फार्मिंग का मतलब क्या होता है, उनको रखना, उनकी देखभाल करना. ठीक है, दिस इंक्लूड्स फिन्ड फिशेस. अब यहाँ नाम दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, मलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स और शेलफिश के एग्जाम्पल है प्रॉन्स. तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इनमें से जैसे बहुत सारे में से कुछ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, सो इनकी हम बहुत ही अच्छे से फार्मिंग करते हैं. अब ऑयस्टर्स में क्या है, इनके अंदर पर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज़ वाई ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture. यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे मरीन फिश का स्टॉक फर्दर डिप्लीटेड यानी कि कम होता जाएगा, जैसे जैसे मरीन फिशेस का स्टॉक, जो डिमांड है ज़्यादा फिश की, वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाय कल्चर सच एज फिशरी. यानी कि फिशरी जो मेथड हमने देखा है, सो ये क्या है, मैरीकल्चर, इसको हम बोलते हैं मैरीकल्चर. यानी कि डिमांड तो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन हम एक मेथड से कंप्लीट डिमांड को जो है फुलफिल नहीं कर सकते. सो दूसरा मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैरीकल्चर का, जहाँ पर हम जो है कल्चर फिशरीज का यूज़ करेंगे. ठीक है, कल्चर फिशरीज. इनलैंड फिशरीज, अब बात करेंगे इनलैंड फिशरीज की. Fresh water resources includes canal, ponds, reservoirs and rivers. फ्रेश वाटर में क्या क्या है, ये सारे जो कैनाल्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, इन सब में फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है. फ्रेश वाटर मतलब कि जहाँ सॉल्ट कंटेंट कम से कम हो, जितना रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतना ही होता है. ठीक है. ब्रेकिश वाटर रिसोर्सेज वे सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर. यानी कि ब्रेकिश वाटर, आप ध्यान रखना, ब्रेकिश वाटर में क्या होगा, जो सी वाटर होगा और जो फ्रेश वाटर होगा, यानी कि ज़्यादा ये सॉल्टी वाटर भी नहीं होगा और फ्रेश भी नहीं कह सकते हम इसको, सो उसको हम कहेंगे ब्रेकिश वाटर. ठीक है. सो जो ब्रेकिश वाटर होता है, where sea water and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons, are also important fish reservoirs. ठीक है. सो ये क्या है, ब्रेकिश वाटर के एग्जाम्पल. कहाँ पर ब्रेकिश वाटर प्रेजेंट होता है, सो होता है एस्चुरीज में और लगून्स में. अब अलग अलग टाइप के फिशेस अलग अलग टाइप के वाटर को रिक्वायर, यानी कि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वाटर की. सो यहाँ पर भी एस्चुरीज और लगून्स में भी अलग टाइप के फिश वेराइटी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट फिश रिजर्वर्स हैं. While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. Most fish production from these resources is through aquaculture. अब ये क्या है, आपको अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका ध्यान रखना कि यहाँ लीड ज़्यादा नहीं होती, लीड कम होती, यील्ड कम होती है, यानी कि उनकी क्वांटिटी कम होती है. ओके. सो इनकी यील्ड ज़्यादा नहीं होती और जो ज़्यादातर जो फिश प्रोडक्शन होती है, जो इन टाइप के रिसोर्सेज से जनरली एक्वाकल्चर से ही करी जाती है. ठीक है. ये इस पॉइंट का ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर कि इनकी यील्ड ज़्यादा नहीं होती. फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप, so that fish are grown in the water in the paddy field. More intensive fish farming can be done in composite fish culture systems. Both local and imported fish species are used in such systems. अब सुना होगा आप लोगों ने जब क्रॉप वाला चैप्टर पढ़ा होगा 8th में, कि जो पैडी फील्ड्स हैं, पैडी फील्ड्स मतलब कि राइस फील्ड, जहाँ राइस की प्रोडक्शन कराई जाती है. राइस को यानी कि चावल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. सो जो वाटर है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो राइस को चाहिए. अब वाटर तो हमें पता है कि फिशेस को भी चाहिए.
सो जनरली जो फिश कल्चर है वो कॉम्बिनेशन में करा लिया जाता है विद राइस क्रॉप, सो दैट जो वाटर रिक्वायरमेंट है इन द पैडी फील्ड वो यूज़ कर सके हमारे फिशेस भी, ठीक है। और भी ज़्यादा क्या कर सकते हो, कंपोजिट फिश कल्चर कर सकते हो एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लोकल फिशेस, अगेन फिशेस में भी कैटेगरी होती है लोकल और फॉरेन वाली, सो यानी कि एक लोकल ब्रीड हो जाएगी और एक आउट ऑफ दी एरिया। एक तो बिल्कुल ही ऐसी कुछ स्पीशीज़ होती है जो उसी एरिया में लिमिटेड होती है, ठीक है, और एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि बहुत जगह पाई जा सकती हैं। In such a system, a combination of 5 or 6 species is used in a single fish pond. These species are selected so that they do not compete for food among them, having different types of food habits. अब हमने ये तो देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट फिश वाली सिस्टम को अपना रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि कई बार हम क्या करें, 2 या 3, 4, 5 फिश वेराइटीज़ को इकट्ठा रख लें और उनको इकट्ठा ग्रो कराना चाहें। लेकिन अब आप खुद बताओ कि हमने क्या करा कि ऐसी वेराइटीज़ रख ली जिनकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है, उनको जैसा फूड चाहिए वो सेम है, यानी कि सभी को, मान लो ये पर्टिकुलर कोई फूड है एफ, सो यही सबको यही वाला फूड पसंद है। सो ऐसे नहीं रह सकते, यहाँ क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। सब चाहेंगे कि हम इसी वाले फूड को खाएं क्योंकि सबको यही पसंद है, इसीलिए इस तरीके की स्पीशीज़ को सिलेक्ट करा जाता है, ऐसी वेराइटीज़ को सिलेक्ट करा जाता है जिनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो अलग हो, ठीक है। यानी कि एक को एफ पसंद है तो किसी और को जी पसंद हो, अलग अलग टाइप का फूड पसंद होना चाहिए, ठीक है, सो दैट उनके बीच में कंपटीशन ना हो। समझ आया? ऑल राइट। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज्ड, ठीक है। यानी कि अगर हम एक ही टाइप के, मान लो हम एफ को ही यूज़ कर रहे हैं तो पॉन्ड का एफ वाला ही फूड यूज़ होगा, अलग अलग जो फूड है, बहुत सारे फूड हैं, वो तो यूज़ ही नहीं होंगे। सो इस तरीके से क्या होगा, जब हम अलग अलग वेराइटी यूज़ करेंगे फिशेस की, कि सारा टाइप का जो फूड मटेरियल है जितना भी है वो मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। एज कटलास आर सरफेस फीडर्स, ये कतलास हैं, ठीक है, जैसे कतलास, अब ये है फिश की वेराइटी, मतलब एक तरह की फिशेस होती हैं, ये सरफेस फीडर्स होती हैं। रोहूस फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड एंड मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स। अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो एनसीईआरटी में, मतलब सिंपल एक ऊपर बना दो, एक सरफेस का हो जाएगा, एक मिडल वाला हो जाएगा, एक बॉटम हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर नाम लिख लो, कटलास क्या है, सरफेस वाले, और बीच वाले क्या है, रोहूस, मिडल जोन, और जो मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स हैं ये बॉटम फीडर्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन बोथ वीड्स टुगेदर, दीज स्पीशीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्पिटिटिंग विद ईच अदर, दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड। बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से। अब यहाँ हमने देख लिया कि एक को क्या चाहिए, सरफेस वाली रिक्वायरमेंट है, एक को चाहिए मिडल जोन और एक को चाहिए बॉटम जोन, ठीक है। यानी कि इन तीनों टाइप के फिशेस को हम इकट्ठे क्या करा सकते हैं, इसी पॉन्ड में सर्वाइव कर सकती हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक को तो भाई सरफेस ऊपर वाला चाहिए, एक को बीच वाला चाहिए, यानी कि जो बीच वाला जिसको चाहिए उसको ना ऊपर से मतलब है ना नीचे से मतलब है, यानी कि कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, जिसको जो चाहिए वो अपने रीजन में रहेगा और इस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी होगा जो पॉन्ड में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उनका। ऑल राइट, और इससे ऑफ कोर्स लीड भी बढ़ेगी, यील्ड भी बढ़ेगी। One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रीडिंग सीजन, यानी कि बहुत सारे फिश। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम भी ध्यान रखनी है। कंपोजिट फिश कल्चर यानी कि जहाँ हम बहुत सारे फिशेज वेराइटीज़ को एक ही साथ ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फिश, बहुत सारे फिश जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून सीजन में ब्रीडिंग शो करती हैं। Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species such as well. So a major problem in fish farming is a lack of availability of good quality feed.
To overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. ठीक है, अब hormonal stimulation हमें पता है कि बहुत तरीके की दवाइयाँ होती हैं, ऐसे ही फिशेज में भी होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनका जो ब्रीडिंग सीजन है मैक्सिमम वो मानसून में ही होता है. सो मानसून में एक ही सीज़न हो गया, सो प्रॉब्लम हो सकती है. उस वजह से क्या किया जाता है कि कुछ ना कुछ अलग अलग स्पीशीज़ का अगेन ब्रीडिंग कराई जाती है, और कुछ ना कुछ ऐसी काइंड ऑफ मेडिसिन कह सकते हो या स्प्रे, कुछ ना कुछ उनका हार्मोनल स्टिमुलेशन कराया जाता है सो दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. दिस इज इंश्योर द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटी. ठीक है, सो हमें जो चाहिए डिजायर्ड यानी कि जो हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हमें उतनी ही क्वांटिटी में मिल जाता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ बी कीपिंग. अब यहाँ जैसा नाम बता रहा है सिंपल बी. अब हमने अभी तक देखा था फिशेस के बारे में, कैटल्स के बारे में, अब हम बात करेंगे बीज के बारे में. ठीक है, ऑलराइट. Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. अब हनी यानी कि शहद बहुत यूज़ करते हैं हम शहद का. ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हनी का. अब हनी बनाता कौन है, शहद की प्रोडक्शन करते कौन है, मधुमक्खियाँ. सो इसीलिए उनको भी हमें जो है सेव करके रखना होता है, उनकी भी प्रोडक्शन होनी चाहिए अच्छे से हनी की. इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Since beekeeping needs low investments, farmers use it as an additional income generating activity. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती. ऑलराइट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती यानी कि ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है इनकी स्टार्टिंग करने के लिए किसी भी काम को. ठीक है, यानी कि बी कीपिंग के काम को. इसीलिए जो है फार्मर्स क्या करते हैं, इसको एक सेकेंडरी बिजनेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं बी कीपिंग के मेथड से. In addition to honey, the beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparations. ठीक है, अभी हो सकता है आप लोगों को वैक्स की ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है, इंपॉर्टेंस है वो नहीं पता हो, लेकिन फिर भी हम मेडिसिनल में जाएंगे अगर मेडिसिन्स के केस में, या फिर और भी बहुत सारी जगह वैक्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो बीज से हमें मेनली दो चीज़ें मिलती हैं, एक है हनी और एक है वैक्स. The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis cerana indica, commonly known as the Indian bee. अब ये क्या है, उसका नेम है, साइंटिफिक नेम जो कि आपको याद रखना है, Apis cerana indica. इंडियन है सो हमने नाम रख दिया इंडिका. ठीक है, कॉमनली क्या कहा जाता है, इंडियन बी. A dorsata, the rock bee, and A flore, the little bee. An Italian bee variety, a mellifera, has also been brought in to increase yield of honey. अब ये जो है आपको वेराइटीज़ के बारे में बताया गया है. जो ए डॉर्सेटा है वो क्या है, रॉक बी. ठीक है, और जो ए मीन्स एपिस, सिंपली एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरे, ये क्या है, लिटिल बी. अब इसके नाम आपको दूसरे भी पता होने चाहिए. ठीक है, ये क्या है, लिटिल बी. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखने हैं इनके साइंटिफिक नेम एज वेल एज इनके कॉमन नेम. ठीक है, अब जैसे यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो जो लिटिल बी के बारे में कहा गया है, लिटिल बी का नाम क्या है, एपिस फ्लोरे. सो ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है मैचिंग की तरह दे दिया जाए, यहाँ पर दे दे साइंटिफिक नेम और यहाँ पर दे दे आपको कॉमन नेम. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या कॉमन नेम है, इसका क्या है, इस तरीके से. ठीक है, यहाँ साथ साथ ही दे रखे हैं, एपिस डॉर्सेटा रॉक बी है, एपिस फ्लोरे लिटिल बी है, इटालियन बी वेराइटी है एपिस मेलिफेरा, that has also been brought in to increase yield of honey. यानी कि इसको इटालियन है ना, यानी कि इंडियन नहीं है, इटालियन बी जो है ये वाली एपिस मेलिफेरा, इसको लाया गया है सो दैट हनी की यील्ड बढ़ सके. दिस इज द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन. अब बात करते हैं थोड़ी सी इटालियन बीज की. Italian bees have high honey collection capacity. They sting somewhat less.
अब ये देखो, ये और भी काम की बात है, इनकी हाई जो है हनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो ज़्यादा है ही, साथ में स्टिंग यानी कि जो हम कहते हैं ना मधुमक्खी ने काट दिया, वो भी ये स्टिंग भी कम ही करती है। दे स्टे इन अ गिवन बी हाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स एंड दे ब्रेड वेरी वेल। ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेना। फर्स्ट हो जाएगा हाई हनी कलेक्शन, सेकेंड हो जाएगा दे स्टिंग वेरी लेस और समवट लेस, दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, एंड दे ब्रेड वेरी वेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपियरीज आर एस्टैब्लिश्ड। अब ये नाम ध्यान रखना है, बी फार्म्स का क्या नाम होता है, एपियरीज, ठीक है। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन दी पैस्चुरेज और दी फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। अब यहाँ हमें पता है कि शहद की प्रोडक्शन कैसे होगी, हनी प्रोडक्शन कैसे होती है, नेक्टर से, और नेक्टर कहाँ से मिलता है, फ्लावर से, ठीक है। नेक्टर क्या होता है, जो फ्लावर्स में जो मीठा मीठा प्रेजेंट होता है, जो बीज एज अ फूड यूज़ करती हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज नेक्टर। सो सिंपल सी बात है, हनी किस तरीके का होगा, जो क्वालिटी होगी हनी की वो डिपेंड करती है कि वहाँ पर फ्लावर्स की कलेक्शन कैसी है, किस टाइप के फ्लावर्स अवेलेबल है उस वाले रीजन में। Alright, in addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of the honey. सिंपल है, किस टाइप के लिविंग कंडीशंस मिल रही हैं और किस टाइप के फ्लावर्स मिल रहे हैं, ये सभी डिटरमाइन करेंगे कैसा टेस्ट होगा हनी का। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है, अगर किसी भी पार्ट में या फिर प्लांट वाले पार्ट में, एनिमल्स में कोई भी डाउट है, सो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।